नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम डेटा को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग थ्री वेज। हम तीन वे से जो भी डेटा है एनालिसिस किया हुआ उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से तीन वेज, कौन से तीन मेथड्स है? डिस्क्रिप्टिव मैनर, by the way of a data tables, and third है by way of a graph या diagrams। first descriptive manner में कैसे कर सकते हैं? For instance, the description of a relation between price of a commodity and its demand is stated as when price of a commodity falls, it demands expands and vice versa। descriptive manner में अगर हम प्राइस, कमोडिटी की प्राइस और डिमांड दोनों को अगर स्टेटेड करना चाहते हैं, दोनों को डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसे एक प्रिंसिपल बना के लिख सकते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस फॉल होगी, डिमांड एक्सपांड, डिमांड क्या होगी? एक्सपांड होगी, डिमांड बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स कि जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी उस टाइम पे डिमांड क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, दैट मीन डिमांड कम होगी। तो ये की लाइन हमने ऐसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी लिख सकते हैं। अब इस लाइन को अगर हमें डेटा से एक्सप्लेन करना होता है तो हम इस तरीके से बाय वे ऑफ अ डेटा टेबल से यही चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे देखते? दिस कैन बी शोन merely by presenting a data table showing a consumer willingness to demand a commodity at different prices of the commodity. This is shown below। हमने different प्राइस से जो भी कंज्यूमर है उनकी क्या विलिंगलीनेस होती है डिमांड करने की कमोडिटी, मतलब वो कितनी डिमांड करेंगे डिफरेंट प्राइस पे, उसका एक टेबल बनाया है, वो देखते हैं। पहले तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट प्राइस है 20, 50, 10 और 5 रुपीज। जब कोई कमोडिटी की प्राइस 20 है तो उस टाइम पे उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है? 20। जब वो कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो रही है, 15 होगी तब डिमांड बढ़ रही है, हम देख सकते हैं 40। 10 होगी प्राइस तब डिमांड और बढ़ेगी, 60 हो गई। प्राइस और कम हो रही है तो डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। तो इस डेटा टेबल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी, तब कमोडिटी की डिमांड क्या होती है? डिमांड इंक्रीज होती है। So thus the table also represent the same fact that a price of a commodity falls, it demands expand। तो हम सेकंड कोई भी जो इकोनॉमिक्स का जो भी डेटा है हम इस तरीके से टेबल वाइज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड मैनर है बाय द वे ऑफ अ ग्राफ या डायग्राम, या ग्राफ या डायग्राम ड्रॉ करके भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ग्राफ डायग्राम में क्या करेंगे? एक्स और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्या आ जाता है? डिमांड आएगी, वाई एक्सिस पे प्राइस आएगी। ये जो डेटा हमें डेटा टेबल में दिया है इसी डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस ले ली हमने 20, 50, 10 और 5। प्राइस आ गई 5, 10, 15 और 20। जब 5 प्राइस 5 है तब कितनी डिमांड है? 80। जब प्राइस 5 है तब डिमांड होगी 80। 10 है तब 60, 15 है तब 40 और प्राइस 20 है तब डिमांड 20। ये जो 4 पॉइंट्स हमने बनाए, 4 पॉइंट्स को हम कोरिलेट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक रिलेशनशिप मिलेगी डिमांड और प्राइस के बीच में। द कर्व, ये हमें कर्व मिला। द कर्व इन अ डायग्राम 1.1 is a representation of the data given in the table above in a page 4 in the form of a graph। हमें जो ये 4 पेज पे जो हमें डेटा दिया है उसको हमने एक डायग्राम में शो किया है। This curve slopes downward from left to right, showing that when variable on y-axis, which is price of the commodity, falls, the variable on x-axis, which is a demand for the commodity in unit, extend। ये जो कर्व है, कर्व कैसा है?
लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है डिमांड इन अ यूनिट और वाई एक्सिस पे क्या दिखा है, प्राइस इन अ यूनिट। जब भी प्राइस फॉल्स होती है डिमांड क्या होती है, एक्सपांड होती है। हम देख सकते हैं कि जब भी प्राइस डिक्रीज हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा था वो चीज हम इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड hence a cause effect relationship can be expressed by way of a such a graph or diagram। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जैसे हमने यहाँ प्राइस डिमांड की ली, प्राइस सप्लाई की भी हम कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की रिलेशनशिप को स्टडी करता है, जिसको हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। कॉज इफेक्ट मतलब कौन से रीजन की वजह से क्या इफेक्ट हुई, ये रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे और उसको हम थर्ड मैनर ग्राफ और डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। The importance of statistical information in economics can be stated as under। क्या इंपॉर्टेंस, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में, वो हमें समझना है। फर्स्ट पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कंफर्म्स अ प्रिंसिपल। हमें कोई भी प्रिंसिपल बनाना है, जैसे हमने एक प्रिंसिपल देखा कि जब भी कमोडिटी की प्राइस फॉल्स होगी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक हमने प्रिंसिपल बनाया है। तो ये प्रिंसिपल बनाने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस, दैट मींस नंबर्स की इंफॉर्मेशंस चाहिए। तो फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स एंड थियरी। इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की फिलोसॉफी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो ऑब्जर्व करती है कि ह्यूमन का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कैसी ह्यूमन बिहेवियर करता है और उसके बेस पे वो कोई प्रिंसिपल्स या थियरी बनाता है। To test the validity of such a theory in a real life at a different times and places, information from a real life activity at such different times and places is necessary। और ये जो थियरी हमने बनाई है उसको उसकी वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए, मतलब वो थियरी सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें रियल लाइफ की डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, थियरी को प्रूव करेंगे। सच इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टूल्स। और ये इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे और क्वांटिटेटिव टर्म्स, दैट मींस नंबरिंग्स में हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेनफॉल and agriculture production in a region at a one time or at a different times helps to understand the cause effect relationship between a rainfall and agriculture production, which economic theory has already established। अगर हमें ये समझना है कि रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें पता है कि अगर रेनफॉल अच्छा होगा जिस ईयर, उस ईयर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम के स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब कितना रेनफॉल हुआ और उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐसे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद हम ये जो रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। Likewise, data on a price of a commodity and its demand can help to confirm the theoretical relationship established by economics between the two। और इसी तरह हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसकी डिमांड क्या है उसकी भी रिलेशनशिप को अगर हमें
प्रूव करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद हम ये जो रिलेशनशिप है उसको कंफर्म कर सकते हैं। सेकेंड है gives an idea about the changing trend of economic parameters. कोई भी इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स में क्या चेंजिंग, ट्रेंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको, उसके आइडिया लेने के लिए भी हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेटा we can obtain an idea of the direction and magnitude of change in economic parameters. मतलब इकोनॉमिक डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स में जो भी चेंज हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन या उसका मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल we can know how sales revenue of a particular firm is a changing, or we can know the trends of employment in a nation, or we can know the trends of a production in different sectors of the economy. अगर हमें ये सारे डेटा समझने हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फर्म का सेल्स रेवेन्यू कैसा चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, या एम्प्लॉयमेंट नेशन में कौन सी एम्प्लॉयमेंट, कौन से सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है, या कौन से सेक्टर्स में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। For instance, we can say that share of agriculture is falling in a national income or supply of money is rising in the economy. हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है उस तरीके से जो एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में शेयर था वो डे टू डे डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हमें बतानी है तो हम कौन से बेसिस पे बता पाएंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर। सच डेटा हेल्प्स individual units to make appropriate decision to increase their benefits and help the government in making appropriate economic policy. अब ये जो सारे डेटा है वो हमें हेल्पफुल क्या होते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल यूनिट को, इंडिविजुअल बिजनेस को उनके बिजनेस के रिलेटेड अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल होता है, जिससे वो अपना बेनिफिट्स कर सके और गवर्नमेंट को कोई अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। To make a comparative study easy, if appropriate statistical data are obtained, then comparison of a parameter over a different time periods across a region and across a nation can be made. अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा, अगर अप्रोप्रिएट डेटा लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के या दो डिफरेंट रीजन के या दो डिफरेंट नेशन के डेटा को क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर अ ग्रोथ रेट of India's national income between 1951 and 2015. हम ये चीज कंपेयर कर सकते हैं डेटा के हिसाब से कि 1951 और 2015 में इंडिया की नेशनल इनकम में क्या चेंज था ग्रोथ रेट में। वी कैन ऑल्सो कंपेयर इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स लाइक पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, चाइना एक्सेट्रा। हम डिफरेंट कंट्री के साथ यूएसए, यूके, चाइना और इंडिया की दो कंट्रीज की हम जो पर कैपिटा इनकम है, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ रेट, ये चीजें भी हम स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक डेटा से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और फोर्थ है टू मेक अ प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। So sometimes facts about economic parameters can be represented more clearly with the help of a statistical data and ग्राफ। अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स को और ज्यादा क्लियरली और इजीली शो करना है तो हम वो स्टैटिस्टिकल डेटा को डेटा या ग्राफ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ शोइंग इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, regional disparity in income etc can be clearer picture of their trends as compared to
what description in words can do. हम ग्राफ से क्या कर सकते हैं कि जो चीजें हम डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं उससे बहुत ही इजीली क्लियरर पिक्चर्स हम इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इनकम के क्या डिस्पैरिटी है, मतलब इनइक्वलाइजेशन ऑफ इनकम, ये सारी चीजों को हम एज ए ग्राफ बहुत ही क्लियर पिक्चर में शो कर सकते हैं और उनका ट्रेंड भी समझ सकते हैं. Thus, it can be easily understood by a lay person. So, जो lay person है, normal person के लिए वो समझना बहुत ही easy हो जाता है. तो हम precise presentation भी statistical data से बना सकते हैं. Some requisite aspects in collecting statistical information and presenting it in a diagram, graph or chart. जो जब भी हम कुछ भी डायग्राम, ग्राफ और चार्ट जब भी हम प्रेजेंट करेंगे तब हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है वो हमें दिया है. तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, चार्ट और ग्राफ. हम जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको हम डायग्राम, चार्ट और ग्राफ तीनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. These are helpful in explaining some economic principle, trends, relationship in a simple and suggestive manner. ये जो डायग्राम चार्ट हमें क्या हेल्पफुल होता है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बना सकते हैं, ट्रेंड को समझ सकते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच की रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सच एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो बिकम्स अटेंशन कैचिंग. और ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे हम, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा अटेंशन भी कैच करते, मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. While constructing such a diagram, the following particulars must be carefully considered. जब भी हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तब हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है वो बताए. तो फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा. मतलब ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स, हम कहाँ से ये डेटा ले रहे हैं. The sources of data must be reliable and universally acceptable to ensure their accuracy. जो भी हम डेटा ले रहे वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी हमें चेक करनी है. फॉर इंस्टेंस, to obtain information regarding growth and development parameters in India, Economic Survey of India and data provided by a Central Statistic Organization is a reliable source. अगर हमें इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के डेटा चाहिए तो हम कहाँ से वो डेटा लेंगे. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया या जो स्टैटिस्टिकल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है CSO, उससे हम डेटा ले सकते. वो कैसा एक रिलायबल सोर्स है कि वहां से जो भी हमें डेटा कलेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूरेट डेटा होंगे. To obtain a comparative data for such a parameters for a different countries of the world, World Development Report is reliable and universally acceptable sources. अगर हमें different countries के डेटा चाहिए comparative study के लिए, तो हम जो World Development Report है उससे वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलायबल है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोर्सेस है. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो करेक्ट लेना है. सेकेंड, क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हमें ये समझना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. व्हेन देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप between a variables, then the cause variable is treated as an independent variable and the effect variable is treated as a dependent variable, as its values are dependent on the values of the independent variable. तो यहाँ पे क्या, जब भी हम कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करना चाहते हैं तब हमें क्या करना है, जो दोनों वेरिएबल्स है उसमें जो कॉज वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, और जिससे इफेक्ट हो रही है वो कॉज वेरिएबल से जो इफेक्ट वेरिएबल है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे,
डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे और उसकी वैल्यू को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, डायग्राम शो करेंगे। इन अ सच अ रिलेशनशिप, data pertaining to the independent variable must be represented on the x-axis। हम क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करते, एक्स एक्सिस पे, एंड दैट pertaining to the dependent variable must be represented on a y axis, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y axis पे करेंगे। For instance, if we are examining the relationship between rainfall and agriculture production in a region, then rainfall is the independent variable। तो हमें पता है वो cause है, रेनफॉल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करते, ऑन एक्स एक्सिस, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन is the dependent variable and therefore represented on a y axis। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इफेक्ट है तो उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, y axis पे। If we are examining production over a different time periods, then time periods are represented on x-axis and production on a y-axis. In economics, in the law of demand, however, price, which is an independent variable, is represented on a y-axis, and demand, which is a dependent variable, is represented on a x-axis। तो एक एक्सेप्शन है कि हम इकोनॉमिक्स में जो लॉ ऑफ डिमांड है अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y-axis पे लेना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को x-axis पे लेना है। थर्ड चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स। स्केल्स हमें एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है in order to obtain a systematic graph with a clarity and appropriate size. Proper scales must be taken on both the axes। हमें proper scales लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें क्लैरिटी भी रखनी है और उसको appropriate size में भी ड्रॉ करना है। Scales are measure taken to represent actual data in a डायग्राम। स्केल को हम जो एक्चुअल डेटा में रिप्रेजेंट करना है उसके हिसाब से हम स्केल्स को मेजर करेंगे। इफ एक्चुअल डेटा इज टू लार्ज, says in a thousands or lakhs, then such a data cannot be directly represented in a chart, hence it is represented after converting into measures on an appropriate scales। तो इतने लार्ज डेटा को हम चार्ट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तब हमें क्या करना है, उसको स्केल को एप्रोप्रिएट स्केल में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, a distance of a 1 centimeter is equal to 10,000 units, or 1 centimeter is equal to 5 years, and so on। Such scales are taken on both the axis। और इस तरीके से हमें कन्वर्ट करके फिर स्केल को क्या करना है, जो चार्ट पे प्रेजेंट करना है।